सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जान रहे हैं कि हम लोग अपने हिंदी पुस्तक की पुनरावृत्ति की तरफ अग्रसर हैं और पिछली कक्षा में भी हमने जो व्याकरण की पुस्तक है उसके महत्वपूर्ण जो पाठ हैं उसकी पुनरावृत्ति की थी, उसका रिवीजन किया था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो व्याकरण के जो पाठ हैं वे हमेशा ही आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि आपके आगे आने वाली कक्षाओं के लिए भी, आगे जो जिन कक्षाओं में आप जाएंगे उनमें भी व्याकरण का जो महत्व है वो हमेशा बना रहेगा। आपकी जो प्रमुख पुस्तक है, जो आपकी हिंदी की खुलते पंख पुस्तक है, उसका कंटेंट, उसकी विषय वस्तु बदल सकती है, लेकिन जो व्याकरण है वो हमेशा समान ही थोड़े बहुत बदलाव के साथ आपके साथ ऐसे ही रहेगा। इसलिए व्याकरण पे आपकी पकड़ बहुत ही आवश्यक है। व्याकरण के जो भी पाठ हैं, जैसे कि हमने पिछली कक्षा में जो हमने विशेषण, क्रिया विशेषण और पत्र लेखन, निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन, जो विभिन्न प्रकार के व्याकरणिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ थे, उनको हमने समाप्त किया है, उनको लिखा है, जाना है, समझा है। और उसी क्रम में आज हम पुनरावृत्ति करेंगे। कुछ प्रमुख जो पाठ हैं उनकी भी पुनरावृत्ति आज करने जा रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं। पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पर्याय का अर्थ होता है समान अर्थ। समान अर्थ का जो बोध कराते हैं जो शब्द, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थी कोई भी पुकार सकते हैं। पर्यायवाची शब्द ही समानार्थी शब्द होते हैं, तो पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। का बोध कराने वाले का बोध, समान अर्थ का बोध कराने वाले, कराने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची कहा जाता है। तो समानार्थी या पर्यायवाची समानार्थी या पर्यायवाची या पर्यायवाची कहा जाता है। कहा जाता है।
पर्यायवाची शब्दों के ज्ञान से पर्यायवाची शब्दों के ज्ञान से शब्दों के ज्ञान से शब्दों के ज्ञान से शब्द भंडार बढ़ता है। शब्द भंडार बढ़ता है तथा अर्थ समझने में आसानी रहती है। अर्थ समझने में तथा अर्थ समझने में आसानी रहती है। ठीक है, अर्थ समझने में आसानी रहती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है पर्यायवाची शब्दों का महत्व क्या है, किस लिए हम पढ़ते हैं, उनका क्या महत्व है। तो इससे क्या होता है कि तो हमारा शब्द भंडार बढ़ता है। पर्यायवाची शब्दों से एक शब्द के यदि हम एक ही शब्द का प्रयोग बार बार हम देखने में करें या पर कहीं हम पढ़ें तो उससे उसकी जो रोचकता है, उसका जो आकर्षण है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो यदि हम एक ही शब्द के समान यदि और भी अन्य शब्दों का प्रयोग करें तो उससे उसका आकर्षण बढ़ता है, उससे शब्द भंडार बढ़ता है। तो ये उसके लाभ हैं। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को समानार्थी कहते हैं, पर्यायवाची कहा जाता है। और पर्यायवाची शब्दों के ज्ञान से शब्द भंडार बढ़ता है तथा अर्थ समझने में आसानी रहती है। ये इसका महत्व है। जैसे कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे आप कमल का यदि उदाहरण लें, कमल कमल का जो पर्याय है वह क्या है, नीरज। नीरज नीरज जलज, नीरज जलज वारिज, नीरज जलज वारिज। ठीक है, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। इसी प्रकार से अन्य भी कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिनका कि हमें प्रायः अपने लेखनी में प्रयोग करते रहते हैं। तो इसे हम ऊपर से जैसे फूल का है, फूल का पर्यायवाची क्या है, फूल का है पुष्प, सुमन, प्रसून, इसी प्रकार से पहाड़ का है, पहाड़, शैलगिरी पर्वत, शैलगिरी
उसी प्रकार से यदि आप रात का लेंगे, रात का है रात्रि दिशा रजनी, रात्रि निशा और रजनी। रात्रि निशा रजनी, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्र, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। समुद्र का है वारिध, सागर, जलन, वारिधि, सागर, जलन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ है पर्यायवाची, जिनके की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे इसी प्रकार से नदी का है सरिता, कटनी, और तरंगिणी। बहुत ही सुंदर है ये शब्द तरंगिणी, ठीक है। ये जो शब्द है तरंगिणी बहुत ही सुंदर शब्द है नदी का, जो अक्सर प्राय पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो ये कुछ प्रमुख है पर्यायवाची, जिनको कि आप अवश्य तैयार कर लेंगे। और जंगल का भी पूछा जाता है, जंगल का है वन, अरण्य और कानन, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं जिनके के अर्थ आपको जानना आवश्यक है, जिनको आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए, तो पर्यायवाची शब्दों के बारे में हमने जाना कि पर्यायवाची क्यों आवश्यक है, उनकी क्या उपयोगिता है। तो पर्यायवाची हमारे शब्द भंडार में वृद्धि करते हैं, शब्द भंडार को बढ़ाते हैं, और उसके प्रयोग से हमारे जो लेखनी है या कहीं पे भी कुछ अगर लिखा हुआ है तो उसका जो आकर्षण है वो बढ़ जाता है। उसी क्रम में हम लोग अब पढ़ते हैं विलोम शब्द तो प्राय आप जानते ही हैं बहुत ही। उसके बाद हम पढ़ते हैं अनेक के लिए एक शब्द, जो इनका प्रयोग है अनेक के लिए एक शब्द, अनेक के लिए एक शब्द, एक शब्द। तो इसका उसकी उपयोगिता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि कम शब्दों, अनेक के लिए एक शब्द का मतलब कि कई शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना। जैसे जो लोहे का काम करता है उसे लोहार कहते हैं, जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार कहते हैं, जो परिवार के साथ यदि किसी को न्योता दिया जाता है या किसी को आमंत्रित किया जाता है तो लिखा जाता है सपरिवार आमंत्रण। सपरिवार आमंत्रित जो होता है, निमंत्रण जो होता है, सपरिवार मतलब पूरे परिवार के साथ। तो इस प्रकार के यदि आपसे पूछा जाए कि अनेक के लिए एक शब्दों की क्या उपयोगिता है, क्यों ऐसा किया जाए कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाए, तो उसके लिए आप लिखेंगे कि कम शब्दों के प्रयोग से
कम शब्दों की प्रयोग से, कम शब्दों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बनती है। भाषा प्रभावशाली बनती है। कम शब्दों में अपनी बात को कहना भाषा का एक अच्छा गुण है। तो अपनी बात को कम शब्दों में कहना, अपनी बात को कम शब्दों में कहना, कम शब्दों में कहना भाषा का एक अच्छा गुण है। भाषा का एक अच्छा गुण है, एक अच्छा गुण है, एक अच्छा गुण है। ठीक है, कुछ प्रमुख ऐसे शब्द हैं जिसे ध्यान देते हैं हम, जैसे परिवार के साथ, परिवार के साथ, ये अनेक शब्द हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या आ गया? सपरिवार। क्या आ गया? सपरिवार। ठीक है, इसी प्रकार से जो नृत्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? जो नृत्य करता है, तो जो नृत्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कम शब्दों में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का क्या प्रयोग होगा? नृतक। उसे कहते हैं नृतक। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही है, जैसे जिसके पास धन ना हो, जो आलस्य करता है उसे कहते हैं आलसी। जो आलस्य करता है, जो आलस्य करता है उसे कहते हैं आलसी। उसे कहते हैं आलसी। ठीक है, इसी प्रकार से प्यारे बच्चों कुछ और भी महत्वपूर्ण है जो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। ये तो हमने प्रमुखता से लिखवाया। कहने के लिए सब कम शब्दों को प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बनती है, और अपनी बातों को कम शब्दों में कहना भाषा का एक अच्छा गुण है। इस नाते हम क्या करते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे जिसमें बहुत बल हो, बहुत ताकत हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बलवान कहते हैं। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कर ले, तो उसके लिए जैसे जो शरण में आया हो, जैसे जो शरण में आया हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे जो शरण में आया है। जो आलस्य करता है उसे आलसी। इसी प्रकार से जो शरण में आया उसे हम शरणागत कहते हैं। तो शरणागत सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, प्रभावशाली लग रहा है। अब उसी के लिए आप अधिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो शरण में आया है, इतना लिखना पड़ता है। अब लेखनी में यदि आपको एक कोई शब्द मिल जाए जो अनेक शब्दों के लिए ही उपयुक्त हो, अकेला स्वयं, तो इससे आपकी लेखनी और प्रभावशाली हो जाती है, और इससे भाषा की जो सुंदरता भी बढ़ती है। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमने आपको दो चीज़ें बताई,
व्याकरण के 2 पाठ की जो हमने चर्चा की और जो भी आज हमने लिखवाया और उसे चर्चा किया, उसको आप एक बार पुनः दोहरा लीजिएगा। हालांकि इसे पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन पुनरावृत्ति के क्रम में हमने आपको आज आपको फिर से बताया। तो आज जो भी आपको बताया गया उसे आप दोहरा लीजिएगा। अगली कक्षा में पुनः हम किसी एक विशेष टॉपिक को, एक नए अध्याय को लेकर चर्चा करेंगे और उसे विस्तार से समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।